Hello, my dear students. Welcome back to Literature IQ Education. Today, we are going to discuss another poem from Romantic Age, that is A Things of Beauty, written by John Keats. ये पोम जो है जितना सुंदर इसका टाइटल है उससे कहीं अधिक सुंदर जो है ये पोम है। इस पोम में आप देखेंगे कि कीट्स ने कैसे इमेजरी का जो है 5 सेंसेस को इवोक करने वाली इमेजरी का यूज करके इस पोम को जो है बहुत ही वंडरफुल क्रिएशन के साथ हमारे सामने प्रेजेंट किया है। सो लेट्स टॉक अबाउट द राइटर फर्स्ट, द पोएट फर्स्ट, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द पोम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉन कीट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ही इज नॉन एज द रोमांटिक पोएट। वो भी एक वर्ड्सवर्थ की तरह क्या है, रोमांटिक पोएट हैं। लेकिन एज यू नो कि रोमांटिक पोएट्स जितने भी थे उनके ऊपर जो कंटेम्पररी देन सोसाइटी थी उसका इम्पैक्ट जो है उनकी पोम्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर कीट्स की बात करें तो कीट्स जो है वो थोड़े से उनसे डिफरेंट थे। वो जो है कभी भी जो देन सोसाइटी जो है उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन है या फिर उस टाइम पे जो क्योस एंड कंफ्यूजन है उसको अपनी पोइट्री में उसके आफ्टर इफेक्ट के बारे में बताते हैं। एग्जैक्टली जो है वो नहीं एक्सप्लेन करते फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में या किसी और जो है फिनोमिना के बारे में। सो यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि उनकी जो पोएट्री है उसमें हमें क्या मिलता है, एक तरह से नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है वो देखने को मिलता है। सो हियर आप पूछेंगे कि व्हाट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि अपने पर्सनल जो एटीट्यूड है उसको पोएट्री से थोड़ा सा दूर रखना। और इसके लिए जो है कीट्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए बेस्ट एग्जाम्पल बताया है शेक्सपियर का। जैसे शेक्सपियर की पर्सनालिटी या उनका जो ओपिनियन है वो कैसा था, हमें किसी भी वर्क्स में जो है हमें देखने को नहीं मिलता। अगर आप हैमलेट को उठाकर देखें, अगर उन कैरेक्टर्स को जो अदर कैरेक्टर्स है उनको अगर आप जो है अच्छे से पढ़े तो यू विल गेट टू नो कि आपको जो है शेक्सपियर की पर्सनालिटी या उनके ओपिनियन जो है थ्रू द वर्क रिफ्लेक्ट नहीं होते हुए मिलेंगे। सो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू कीट्स जो नेगेटिव कैपेबिलिटी का है वो क्या है, शेक्सपियर है। और क्यों है, क्योंकि शेक्सपियर का जो खुद का जो रिफ्लेक्शन या आप कह सकते हो शेक्सपियर का जो खुद का ओपिनियन है वो अपने वर्क्स में उसने नहीं डाला, यानी उसने हाइड कर दिया। वो जानबूझकर जो है अपने वर्क्स के अंदर अपने ओपिनियंस को जो है रिफ्लेक्ट होने से बचाते थे। सो आपको जो है नेगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है वो कॉइन किसने की थी, जॉन कीट्स ने। सबसे बेस्ट एग्जांपल उन्होंने किसको बताया था, शेक्सपियर को, क्योंकि उनके वर्क्स के अंदर जो है आपको ऐसा उनका कोई पर्सनल व्यू नहीं मिलता है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि एज यू नो हमारे पास जो है फर्स्ट जनरेशन, मैं थोड़ा सा नीचे यहां पर लिख देती हूं। देखिए अपने पास ब्लैंक स्पेस है। देखिए जो फर्स्ट जनरेशन जो थी हमारे पास, फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक राइटर्स, ऑफ रोमांटिक राइटर्स या रोमांटिक पोएट्स, ये कौन कौन थे। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास आ गए वर्ड्सवर्थ साहब, आ गए यहां पे वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, विलियम ब्लेक। ये तो हमारे पास कौन हो गए, विलियम ब्लेक। ये तो हमारे पास हो गए फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक राइटर्स। और दूसरे हमारे पास थे सेकंड जनरेशन वाले, जिनको यंगर पोएट्स भी कहते हैं। सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक राइटर्स या पोएट्स, वो हमारे पास थे लॉर्ड बायरन, पीबी शेले एंड जॉन कीट्स। ये हमारे पास क्या थे, सेकेंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट्स, या इनको हम जो है यंगर पोएट्स भी कहते हैं, यंगर जनरेशन भी कहते हैं रोमांटिक एज की। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या था। जो हमारे पास ये वाले राइटर्स हैं, हमारे पास जो ये फर्स्ट जनरेशन वाले राइटर्स थे, दे वर मोर कंजर्वेटिव्स। ये क्या थे,
मोर कंजर्वेटिव से, यानी ये थोड़े से कंजर्वेटिव थे, ये जो है कोई किसी प्रकार के जो है एग्जैक्टली चेंज की बात नहीं करते हैं। जो उनके सामने जो देन सोसाइटी है, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है, उसको ये जो है अपने ऊपर इम्पैक्ट जो है इनका पड़ा, लेकिन ये उसको एज इट इज जो है कंजर्वेटिव्स के साथ, यानी अपने जो है इस माइंडसेट के साथ जो है अपनी पोइट्री, अपनी राइटिंग्स को लिखते रहे। यहाँ पे यंगर जनरेशन थे, ये कैसे थे? ये रेडिकल थे। ठीक है, रेडिकल का मतलब क्या होता है कि ये जो है, जैसे पीबी शैले हैं, ये पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकली अपनी जो पॉम्स हैं उनके थ्रू जो है पॉलिटिकल आइडियाज को स्प्रेड करने की बात करते हैं, रिफॉर्म्स चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, ये रेडिकल रिफॉर्म्स चाहते हैं, तुरता फुर्ती में आप कह सकते हो सब कुछ बदलाव। ये ग्रेजुअल के जो है फेवर में थे कि ग्रेजुअली जो है वो चेंजेस आएंगे सोसाइटी में और वो अपने आप आएंगे। लेकिन ये जो है ये रेडिकली जो है आइडियाज, रेडिकल आइडियाज के साथ जो है चेंज करना चाहते हैं इन द सोसाइटी। जैसे कि पीबी शैले की ऑट टू वेस्ट विंड आपने पढ़ी होगी। ऑट टू द वेस्ट विंड में आपने देखा कि किस प्रकार से जो है पीबी शैले अर्ज कर रहे हैं टू द वेस्ट विंड की उसके जो आइडियाज हैं उनको पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है, यूनिवर्स के अंदर जो है स्प्रेड कर दो, क्रांति ला दो मेरे आइडियाज के थ्रू जो है। जैसे कि तुम अपने जो ऑटम के अंदर जो डेड लीव्स होते हैं उनको जैसे तुम अपने साथ बहा कर ले जाती हो, मेरे आइडियाज को भी इसी तरह अपने साथ बहा करके उनको स्प्रेड कर दो। सो इनके अंदर थोड़ा सा ये आप कह सकते हो डिफरेंस था, बट ऐसा इनको हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा ये एक दूसरे से अलग थे, ये ऑलमोस्ट जो है सेम थे, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस था इनके अंदर। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो जॉन कीट्स है उनका जो है जन्म हुआ था 1795 के अराउंड, एंड ही डाइड एट द वेरी यंग एज, एट द एज 25, यानी 1821 के अराउंड जो है इनकी डेथ हो जाती है। तो इनकी डेथ जो है वो ट्यूबरक्लोसिस, यानी जिसको हम कहते हैं टीबी। एक्चुअली क्या था कि आजकल तो टीबी का इलाज जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है, लोग टीबी जैसे कोई फैटल डिसीज नहीं रही है, लेकिन एट द टाइम जब आप बात करते हैं 1795 1821, तो ये वाले जो एरा था इसमें क्या था, टीबी के लिए कोई प्रॉपर जो है ऐसा कोई इलाज नहीं था, कोई क्योर नहीं था। तो उस टाइम जो है मोस्ट ऑफ द राइटर्स जो है जिनकी डेथ होती है वो टीबी की वजह से या फिर कोई और जो है फैटल डिसीज की वजह से हुई है। तो टीबी जो है इनका क्या था, ये इनके जो है जो ब्रदर्स हैं इसके जो क्या कह सकते हो आप, सिबलिंग्स जो हैं वो भी एट द वेरी यंग एज जो है टीबी के कारण ही उनकी डेथ हुई थी। इट मींस इनकी फैमिली हिस्ट्री थी, ये डिसीज जो है इनकी फैमिली हिस्ट्री में थी। तो आप इसको आइडिया लगा सकते हैं कि 25 इयर्स के अंदर जो है इनकी डेथ ही होली, और हम आज भी इनको याद रखते हैं। दैट मीन्स ये शेक्सपियर के इक्विवेलेंट हम मान सकते हैं कि जो ऑड्स के लिए जाने जाते हैं, अच्छी अच्छी पॉम्स इन्होंने हमारे लिए लिखी हैं। तो आप जो है इनको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये जो राइटर हैं ये इक्विवेलेंट टू, ये कोटेशन भी आएगी कि ये इक्विवेलेंट टू शेक्सपियर हैं। अगर ये जिंदा होते तो शायद ये सरपास कर जाते शेक्सपियर को भी। सो यहाँ पे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। सेकंड वन जो है, यू हैव नेगेटिव कैपेबिलिटी। मैंने अभी डिस्कस किया था कि इम्पर्सनल एटीट्यूड, यानी अपनी जो वर्क ऑफ आर्ट है उसमें अपने खुद के विचार ना डाल करके, यानी उसको रिफ्लेक्ट नहीं करना, अपनी पर्सनैलिटी को या अपने थॉट्स को जो है अपनी राइटिंग्स में रिफ्लेक्ट नहीं करना, इज नोन एज क्या है, इम्पर्सनल एटीट्यूड, यानी कि नेगेटिव कैपेबिलिटी। और शेक्सपियर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब एक और देखिए, जो ये है जो कीट्स है, इन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर जो है किसकी यूज की है, सेंसरी जो है इमेजरी की यूज की है, यूज किया है, सेंसरी इमेजेस यूज की हैं, यानी इनको सेंसुअस पोएट भी कहा जाता है। सेंसुअस पोएट क्यों कहा जाता है? जैसे आप इस पोम को पढ़ोगे, कौन सी पोम हमारे पास, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। कौन सी पोम है, थिंग ऑफ ब्यूटी। इसके अंदर आपको सन की, मून की, है ना, और जो सन हो गया, मून हो गया, डेफोडिल्स हो गया, इस तरीके से जो है आपको और बहुत सारी, जैसे कि जो मार्टियर्स हैं, जो डूम्स जिनका हो चुका है, उनकी इमेजरी, तो बहुत सारे इमेजरी जो है आपको देखने को या आपको फील करने को जो है इस पॉम के थ्रू आपको मिलेगी। तो आप जो कह सकते हैं कि बहुत अच्छे सेंसुअस पोएट थे। देन इनकी फेमस लाइन है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, और ये किस में से आई है, ऑड ऑन ग्रेशन अर्न। वैसे आपको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन जो है जहां तक हो सके सेकंड ग्रेड में नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज यू हैव पर्टिकुलर पोएम प्रिस्क्राइब्ड हियर, तो आपको उसी पे फोकस करना है। बट फिर भी फॉर योर सेक ऑफ नॉलेज कि आप ये कर सकते हो कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ये आपके ऑड ऑन ग्रेशन अर्न जो इनकी एक ऑड है वहां से लिया गया है। देन यू हैव सम क्रिटिकल रिमार्क्स अबाउट हिम। मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है कि ही इज विद शेक्सपियर, मतलब उसके पोएटिक जीनियस को देखते हुए मैथ्यू आर्नल्ड जो है उन्होंने कहा है
कि जॉन कीट्स जो हैं वो बहुत ही फेमस जो है राइटर रहे अपनी एज के, और वो शेक्सपियर के इक्विवेलेंट हैं। देन यू हैव क्वार्टरली रिव्यू। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रीजन माना जाता है कि टीबी के कारण जो है उनकी डेथ हुई। वो हमेशा जो है उनकी पोइट्री, जैसे ऑल्टर नाइटिंगेल अगर आप देखोगे उसमें वो एस्केपिज्म की बात करते हैं। एस्केपिज्म का मतलब क्या होता है कि जो करंट सिचुएशन है, एस्केपिज्म जो करंट सिचुएशन है, बहुत ही डिप्रेस्ड, बहुत ही स्ट्रेस एंजाइटी से भरा हुआ, पेनफुल जो है आपका रिसेंट जो डेज है वो चल रहे हैं, और इन दैट सिनेरियो आप क्या करते हो, आप नेचर की लैब में जा करके अपने आप को, मतलब इमेजिनेशंस की दुनिया में आप उस जो है उस मोड से अपने आप को क्या कर लेते हो, आप उसको अपलिफ्ट करके किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हो, सो दैट आप करंट सिचुएशन से बच सको। तो उसको क्या कहते हैं, एस्केपिज्म। और यहाँ पर ऑल्टर नाइटिंगेल जब आप पोम पढ़ते हो, यू विल गेट टू नो ऑल्टर नाइटिंगेल में वो भी ये कहते हैं कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, ठीक है। तो ये जो है एस्केपिज्म वाली, यानी मैं इस दुनिया से तंग आ चुका हूं। यानी जब वो टीबी से परेशान हो चुके थे, उसको था कि उसकी भी डेथ जो है वो नियर बाय है, तो कीट्स जो है वो उस टाइम पे जो अपना पेन है, अपनी जो सफरिंग्स हैं, वो उससे बचने के लिए वो एक दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट जो है होना चाहते थे। तो एट दैट टाइम हम कह सकते हैं कि वो एक एस्केपिस्ट पोएट की कैटेगरी में लाई करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा क्यों मैं ऐसा कह रही हूं। एक और जो है रीजन माना जाता है, फर्स्ट रीजन उनकी डेथ का था कि टीबी। टीबी तो था ही, वो परेशान तो थे ही, बट उसकी जो परेशानी है उसको एड ऑन किया क्वार्टरली रिव्यू ने। एक्चुअली क्या था, क्वार्टरली रिव्यू, ब्लैकवुड जो मैगजीन है, इन्होंने जो इनकी अर्ली पोइट्री थी उस पे हार्शली अटैक किया था और इनको कॉकनी स्कूल ऑफ थॉट कहा था। यानी कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, यानी ये जो है एक मीन उस टाइप की जो सोसाइटी थी, जो इंग्लैंड था, वहां पे जो मीन काइंड ऑफ डायलेक्ट यूज की जाती थी बाय द लोअर क्लास पीपल, तो वहां पर कोकनी जो है अच्छी डायलेक्ट नहीं मानी जाती थी। और इसकी पोइट्री को पढ़ करके क्वार्टरली रिव्यू ब्लैकवुड मैगजीन ने क्या कहा था कि ये तो कोकनी स्कूल ऑफ पोइट्री है। तो आप सोचिए, आप अपना बेस्ट लिख कर दे रहे हैं और लोग उसको प्रेज करने की बजाय जो है उसको क्या करे, उसको हार्शली अटैक करे, आपको कोकनी स्कूल ऑफ जो है पोइट्री बोल दें आपकी पोइट्री को, जिसको इतनी हार्ड जो है अर्न से आपने वो उसको अर्न किया है, इतना मुश्किल से उसको आपने लिखा है। तो इस पोइट्री को ऐसा कहने के कारण जो है वो बात दिल में बैठ गई कीट्स के, और कीट्स उस चीज से उभर नहीं पाए, और इसीलिए जो है वो बहाने ढूंढते थे कि वो कैसे ना कैसे जो है प्रेजेंट सिनेरियो से बाहर निकले। तो पोइट्री के थ्रू जो है अपने आप को, यानी और ज्यादा वो ऐसे क्रिएट कंपोज करके पोएम्स को जो है अपने आप को सुकून या रिलीफ फील करवाते थे। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट टू। शैले जो है उनके ऊपर एक पेस्टरल एलिजी लिखी। आपको पता है शैले भी क्या है, यंगर जनरेशन से बिलोंग करते हैं, और ये जो है एडनिस नाम से एक वर्क लिखते हैं 1829 में, और ये कीट्स के ऊपर जो है लिखी गई एक एलिजी है, पेस्टरल एलिजी है, जो कि कीट्स की डेथ को मौन करती है। तो आपको पता ही होगा, एक तरह से शोक गीत है ये, कीट्स के ऊपर लिखा है, एडोनिस है 1821 में लिखा है, और पीबी शैले ने लिखा है। सो आपको ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट यू हैव, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, सो यू शुड लर्न दीज थिंग्स कि कौन कौन से फैक्ट्स जो हैं वो रिलेटेड टू द पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, एंड यू हैव टू लर्न। देन देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे सामने अभी है, स्ट्रक्चर ऑफ द पोम के अलावा एक और चीज है हमारे पास, दैट इज दिस पोम इज डेडिकेटेड टू होम। ठीक है, ये जो है टॉमस चैटरटन को, यानी टॉमस चैटरटन माना जाता है कि बहुत ही कम एज में बहुत अच्छी अच्छी पॉम्स जो है वो लिखा करते थे, और वो भी जो है विलियम ब्लेक, यानी प्री रोमांटिक्स जो थे, यानी रोमांटिक एज से थोड़ा सा पहले, नियो क्लासिकल रोमांटिक के बीच में ब्लेक, जिनको प्री रोमांटिक कहा जाता है, जो जीके चैटरटन यानी टॉमस चैटरटन, टॉमस चैटरटन जो है ये भी बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, लेकिन इनकी जो है अनटाइमली डेथ हो गई थी, अराउंड 21 23 इतना ही कुछ था इनका, इन्होंने सुसाइड किया था। तो टॉमस चैटरटन जो है उनको ये पोम जो है डेडिकेट की है, और ये कीट्स टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी। और ये तो आपको पता ही है कि कीट्स जो है ना, ये कीट्स जो है हेलेनिज्म के लिए जाने जाते हैं। हेलेनिज्म का मतलब क्या होता है कि जब आप अपनी राइटिंग्स के अंदर ग्रीक मिथ को जो है वो करते हो, मतलब एल्यूशन के रूप में यूज करते हो, या ग्रीक मिथ जो है उससे इंस्पायर हो करके जब आप अपनी जो है राइटिंग्स करते हो, तो उसको बोलते हैं हेलेनिज्म। तो जो ये है, एक तो सेंशुअस पोएट है, दूसरा जो है ये हेलेनिज्म के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि आपको ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न है, तो ग्रेशियन अर्न जो है वो भी उनका हेलेनिज्म का ही बेस्ट एग्जाम्पल है।
और एक और चीज देखिए कि जो आपकी जो पोम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यहां से हम पोम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हमने देखा कि इसको डेडिकेट किसको किया गया है, यहाँ पे थॉमस चैटरटन को। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, है ना। तो ये पोम जो है ये आपकी एक लॉन्ग नैरेटिव पोम है, और ये 4 बुक्स में, यानी एंडेमियन जो है एक पोइटिक रोमांस इसका सब टाइटल है, ये 4 बुक में लिखी गई एक बड़ी सी जो है लॉन्ग नैरेटिव पोम है एंडेमियन। और उसी का एक पैरा या एक एक्सट्रैक्ट जो है वो हमारे सिलेबस में है, लगभग 1 से 24 लाइंस तक। हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है इस पोम को। ये पोम तो काफी लॉन्ग है, अराउंड 4 बुक्स में इसको जो है लिखा गया है बाय जॉन कीट्स। बट आपको सिर्फ कितनी देखनी है, बुक नंबर 1, और बुक नंबर 1 की भी सिर्फ 24 लाइंस तक ही आपको क्या करना है, इस पोम को देखना है। तो आप कह सकते हो दिस पोम इज एक्चुअली एन एक्सट्रैक्ट और एक्सर्प्ट फ्रॉम कीट्स लॉन्ग नैरेटिव पोम एंडेमियन। एंडेमियन जो है एक पोएटिक रोमांस है जो 4 बुक में लिखा गया है। अब इस बुक को जो है 18 में पब्लिश किया गया था, ये 4 बुक में लिखी गई थी, और दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम बुक 1, ये बुक 1 में से जो है एक्सट्रैक्ट लिया गया है। इसकी स्टोरी देखिए आप, एक्चुअली क्या है, अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, कि जितनी भी ब्यूटीफुल चीज होती हैं, जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं इस दुनिया के अंदर, वो हमें जो है अपनी सफरिंग्स, अपने सोरो, अपनी पेन, उनसे जो है रिलीफ महसूस करवाने के लिए गॉड ने हमें प्रोवाइड करवाई हैं। तो एंडेमियन जो है वो यहाँ पर इस पोम के अंदर जो है सिंथिया, एक मून गॉडेस होती है, यानी ऐसी चीज जो अचीव नहीं कर सकते, है ना, उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। एंडेमियन जो है उसको एक मून गॉडेस सिंथिया से लव हो जाता है, और उसको पाने के लिए जो है, उसको चेज करने के लिए जो है, वो आप कह सकते हो अंडर द लैंड, अंडर द ग्राउंड जाता है, ठीक है, अक्रॉस द सीज जाता है। वो बहुत ज्यादा उसको सर्च करने के लिए जो है इधर उधर भटकता रहता है। तो यहाँ पर जो उसकी जो चेज है सिंथिया के लव को पाने के लिए, उस चेज को थ्रू 4 बुक्स जो है कीट्स ने दिखाया है। अब आप ये सोचेंगे कि जो एंडेमियन है उसके चेज को क्यों दिखाया, क्या इसके पीछे उनका मकसद था। तो द वन एंड द ओनली रीजन बिहाइंड इट, कि वो ये चाहते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज, यानी जो चीज, इंसान की फितरत क्या है कि जो चीज उसको आसानी से नहीं मिलती, उस चीज को वो पाना चाहता है। जस्ट लाइक यहाँ पे एंडेमियन क्या है, उसको कोई कॉमन ह्यूमन गर्ल पसंद नहीं आई, उसको कौन पसंद आई, उसको गॉडेस मून पसंद आई। तो अब मून को अचीव करना इज काइंड ऑफ अनअटेनेबल टास्क, लेकिन यहां पर जो है उसको पाने के लिए जो उसको सफर तय करना है, उस ब्यूटी, यानी उस ब्यूटीफुल पाथ के बारे में बताया गया है, कि जो आपको मंजिल तक पहुंचकर जो सुकून मिलता है, वो सुकून नहीं, जो आप उसके लिए जो सफर तय करते हो, यानी वो सफर जो है वो इतना ब्यूटीफुल है कि इंसान जो है मंजिल तक पहुंचने के लिए उस सफर को इतना एंजॉय करता है, यानी कि उसको जो ज्ञान है, जो उसको आप कह सकते हो, उसको जो डिवाइन जो महसूस होता है, वो किससे होता है, जो सफरिंग्स ऑफ द लाइफ है उससे होता है। तो यहाँ पे एंडेमियन के थ्रू वे कहना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अगर आपको हासिल करना है और आप उसके लिए जो है एफर्ट्स कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप दुख झेल रहे हैं, इट मीन्स आपको जो कुछ मिलेगा उसमें आपको जो है कहते हैं ना कि जब भी आप कुछ ऐसा करते हो, बहुत ज्यादा परेशान होते हो, बहुत ज्यादा दुखी होते हो, और अचानक से वो चीज आपको मिल जाती है, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर एंडेमियन के थ्रू जो है दिखाया गया है कि सफरिंग्स जो हैं वो हमें, कुछ भी चीज जो हमें मिलती है उसकी खुशी को डबल कर देती हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एंडेमियन का जो सिंथिया को चेज करने का जो सफर है, वो उसको डिवाइन जो है, आप कह सकते हो डिवाइन नॉलेज तक जो है, डिवाइन पाथ तक जो है लेकर जाएगा। तो इस पोम में हम लोग सिर्फ 1 to 24 जो लाइन्स है उनको ही पढ़ेंगे। इसका कोर थीम क्या है कि ट्रू ब्यूटी इज इटर्नल एंड सोर्स ऑफ पेरेनियल जॉय, लिफ्टिंग डार्क क्लाउड्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ह्यूमन लाइफ। कि ट्रू ब्यूटी क्या है, वैसे तो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर, कि वो तो देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है कि उसको दुनिया कैसी लगती है ना। लेकिन यहाँ पे जो है पॉइंट क्या कहना चाहते हैं कि ब्यूटी है वो इटर्नल है, सोर्स ऑफ पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब क्या होता है कि आपके लिए एवर लास्टिंग, हमेशा जो है आपको सुकून दे। यानी ब्यूटी क्या है, कोई चीज ब्यूटीफुल कब तक है, जब तक वो आपकी आंखों को सुहाए, जब तक आपके दिल को वो सुकून दे, तब तक वो चीज आपके लिए क्या है, ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि जो आपको इस दुनिया से, इस दिन जो है ह्यूमन लाइफ में जो डिप्रेशन है उसके क्लाउड्स को हटाने का जो काम करती है, जो आपको कुछ पल के लिए सुकून महसूस करवाती है, कुछ पल के लिए नहीं, फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जिसका होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको ब्यूटी कहते हैं।
नेक्स्ट यू हैव, इसको जो लिखा गया है वो हीरोइक कपलेट्स में लिखा गया, यानी इसकी अगर राइम स्कीम की हम बात करें वो ए बी बी सी सी है, हम इसको देखेंगे तो इसको जो है हीरोइक कपलेट में लिखा गया है और इसको स्मूथली कंपोज किया गया आइम्बिक पेंटामीटर के अंदर। यानी हीरोइक कपलेट जो है वो जनरली क्या होता है आपका आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, जिसमें डेकासिलेबिक जिसको कहा जाता है, यानी 10 सिलेबल्स होते हैं, 5 अनस्ट्रेस्ड एंड 5 स्ट्रेस्ड के, यानी डेकासिलेबिक हो गया, 5 के जो है आपके फीट होते हैं, 5 आइम्बिक फीट पर लाइन होते हैं, तो इसको डेकासिलेबिक भी आप कह सकते हो, यानी 10 सिलेबल्स होते हैं। तो हीरोइक कपलेट में और प्लस आइम्बिक पेंटामीटर में। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ह्यूमन जो स्पिरिट है, यानी ह्यूमन जो है सैड और ग्लूम है, तो जो शेप ऑफ ब्यूटी यानी जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ हैं वो क्या करते हैं, इस दीन दुनिया से, हमें दुखी दुनिया से, परेशान जो हमारा चल रहा है, हमारा मन परेशान है, उसको ब्यूटीफुल थिंग्स क्या करती हैं, इटर्नल जॉय और रिलीफ महसूस करवाती हैं। तो आपको जो है अभी इसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा पोम के थ्रू, जब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जॉन कीट्स जो है वो इसको इमॉर्टल कर रहे हैं। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग आपको जो है इसमें ध्यान रखना है, ये पोम जो है हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, ये पोम जो है इसमें आइम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है, ये पोम थॉमस चैटरटन को डेडिकेटेड है, इसको 18 के अंदर जो है पब्लिश करवाया गया था। और एक और चीज जो आपको पता है कि जो जॉन कीट्स है वो एक सेंट्रस पॉइंट है, हेलेनिज्म के लिए जाने जाते हैं और उनका जो है ऑड्स भी बहुत फेमस है, और इसके अलावा जो है आपने देखा कि वो यंगर जनरेशन से बिलोंग करते हैं। सो मूविंग ऑन टू द टेक्स्ट इटसेल्फ, यहाँ पे बात करते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। यहाँ पर देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। अब देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसको डायरेक्टली कंपेयर कर दिया गया किसके साथ, उसको क्या मान लिया गया है, जॉय फॉर एवर। यानी वेरी फर्स्ट लाइन में आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे मेटाफर यूज किया गया है। ठीक है, क्या यूज किया गया इसमें, मेटाफर। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल पहले यहाँ पे बताना चाहूंगी आपको, फिर हम पोम को डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे पास एक जो है क्वेरी आई थी, मैंने एक पोम के अंदर कहा था कि टाइम इज थीफ, टाइम इज अ थीफ, ठीक है, और अगली लाइन में क्या था कि टाइम जो है कोमा लगा के था इसके बाद में, स्टॉलन माय पास्ट मेमोरीज। ये इस तरीके से 2 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वेरी फर्स्ट लाइन में जो है इसके अंदर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, तो आपका आंसर जो है वो होना चाहिए कि इसमें मेटाफर है। मैं बताऊंगी क्यों, ठीक है। और दूसरी जो लाइन है इसमें जो टाइम को यहाँ पे यूज किया गया है वो एज अ पर्सोनिफाई किया गया है, यानी पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया। अब आप लोग कहेंगे कि क्यों इसमें मेटाफर क्यों और इसमें जो है टाइम क्यों, इसमें पर्सोनिफिकेशन क्यों, तो देखिए यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू थीफ है, टाइम इज इक्वल टू थीफ है, यानी सिर्फ हमारे पास इतनी लाइन है, शॉर्ट लाइन है, टाइम इज अ थीफ, टाइम चोर है, समय चोर है। अभी उसके एक्शन का हमें नहीं पता कि उसने ऐसा क्या किया है कि उसको चोर, यानी यहाँ पे जो है एक डायरेक्ट जो है इंप्लाइड आप कह सकते हो कंपैरिजन कर दिया, क्यों किया हमें नहीं पता। इन द वेरी नेक्स्ट लाइन मैंने सिर्फ इतना ही डाला था जो आपका क्वेश्चन डाला था, तो उसमें आपको अगर पूछा जाए कि टाइम इज इक्वल टू थीफ, यानी टाइम को जो है डायरेक्टली थीफ कह दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कह दिया गया है, डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया गया है, तो हमने कह दिया मेटाफर यूज किया है। अब आप यहाँ पर देखिए स्टोल करना यानी ये एक्शन है, अब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं थी, देखिए यहाँ पे क्या थी, ये इज स्टैटिक वर्ब थी, ये स्टैटिक वर्ब थी, यानी कि ऐसे वर्ब, सॉरी लिंकिंग वर्ब थी, ये क्या थी, ये मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या है कि टाइम को और थीफ को ये लिंक करेगी। इट मींस कि सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें यहां पर जस्ट एक बाद में क्या चाहिए, इससे रिलेटेड एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था यहाँ पर, थीफ इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में मिला है, तो आप कह सकते हो टाइम इज इक्वल टू थीफ, यानी यहाँ पर टाइम को डायरेक्टली चोर कह दिया। हमें नहीं पता क्या एक्शन उन्होंने की, लेकिन अगर मैं इस लाइन को छोड़ के ये लाइन कह दूं कि टाइम स्टोलन माय पास्ट मेमोरीज, क्यों कहा चोर, क्योंकि टाइम ने जो है मेरी पास्ट मेमोरी को चुरा लिया है। अब यहाँ पे एक्शन हो रही है, यहाँ पे स्टील करने का काम हो रहा है, और आपको पता है कि जो एक्शन वर्ड ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज किए जाएं और वो जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज कर दिए जाएं, यानी ऐसे एक्शन वर्ड्स जो सिर्फ कौन एक्शन कर सकता है, ह्यूमन बीइंग्स, बट यहाँ पे कौन कर रहा है ये एक्शन,
टाइम, टाइम कैसा है यहाँ पे, नॉन लिविंग थिंग्स या एक ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की एक्शन करता है तो उसको हमने क्या किया कि ये टाइम जो है वो पर्सोनिफाई कर दिया गया है थ्रू दिस सेंटेंस। तो यहाँ पे ये पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि यहाँ पे एक्शन शो हो रही है, स्टील करने का काम हो रहा है, बट यहाँ पे देखिए अगर मैं इतना सा सेंटेंस दे दूं तो इसमें कहां पे एक्शन शो हो रही है, कोई एक्शन है ही नहीं, और एक्शन नहीं है तो पर्सोनिफाई नहीं है। तो इट मींस यहाँ पर तो था हमारा मेटाफर और यहाँ पर क्या था हमारा ये पर्सोनिफिकेशन। सो आई होप इट इज क्लियर कि व्हेन इट इज अगर इसी सेम जो है पोम के अंदर जो पोम हमने पढ़ी थी टाइम इज अ थीफ में पूछे तो आपको कहना है इसमें मेटाफर है, और अगर नेक्स्ट लाइन में पूछ ले कि टाइम स्टॉलन तो जो नेक्स्ट लाइन है वेरी नेक्स्ट लाइन में पर्सोनिफिकेशन था, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके देखिए हम पोम पढ़ते हैं। अब हमारे पास पोम है थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो मैंने बताया आपको कि थिंग ऑफ ब्यूटी को क्या कह दिया है, जॉय कह दिया, तो हो गया ना, थिंग ऑफ ब्यूटी इज इक्वल टू जॉय। इट मींस ये आपका यहां पर क्या है, मेटाफर है। क्लियर, यहां पर क्या है ये मेटाफर। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। अब देखिए क्यों है जॉय फॉर एवर, थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कोई भी चीज जो है वो ब्यूटीफुल कैसे है, कब तक है कि जब तक वो आपको क्या ब्यूटीफुल लगे, यानी जो आपको हमेशा क्या दे, जॉय, यानी आपको खुशी दे, आपको हैप्पीनेस फील करवाए, वो क्या है, वो चीज जो है वो क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपको जॉय दे, जिसको देख करके आपको रिलीफ महसूस हो। वो कुछ भी हो सकता है वो आपकी मदर हो जिनको देख करके आपको जॉय फील हो सकता है वो आपकी बुक हो, आप बुक लवर हो तो आपके लिए वो बुक जो है वो थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकती है। अपना अपना जो है सबका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू किड्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, इज अ जॉय फॉर एवर, यानी जो आपको जॉय महसूस करवाए हमेशा के लिए, वो चीज क्या है, वो ब्यूटी है। इट लवलीनेस इंक्रीजेस। लवलीनेस का मतलब क्या है कि इसका जो चार्मनेस है, यानी इसकी जो ब्यूटी है वो हमेशा क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। मीन्स इट नेवर फेड्स, वो कभी भी फेड नहीं होती, हमेशा इंक्रीज होती रहती है। अब देखिए इट विल नेवर पास नथिंगनेस। अब इस लाइन का मीनिंग हम जब नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तभी कन्वे होगा। इट मीन्स यहां पे जो यूज हुआ है वो हुआ है एंजैबमेंट। कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, एंजैबमेंट। मतलब आपका जब एक लाइन से जो है मीनिंग कवर क्लियर ना हो, आपको जस्ट नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है जंप करना पड़े, दैट मीन्स वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस में एंजैबमेंट है। ठीक है, तो इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी ये कभी भी जो है नथिंगनेस, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो कभी भी वर्थलेस या जीरो नहीं होती। नथिंगनेस का मतलब क्या है कि ब्यूटी जो है वो हमेशा आपको जॉय महसूस करवाती है, इसकी ब्यूटी हमेशा बढ़ती रहती है, और ये कभी भी नथिंगनेस में, मतलब ये कभी भी जो है वर्थलेस नहीं होती, हमेशा इसकी वर्थ जो है वो बढ़ती रहती है, हमेशा आपके लिए कीमती रहती है। बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड द स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, यानी कभी भी नथिंगनेस नहीं होती, बट स्टिल विल कीप। अब देखिए यहाँ पे ई, स्टिल विल, यानी यहाँ पे आपका जो ई है, आपका जो है शॉर्ट वाउल ई जो है वो यहां पर यूज किया गया। देखिए कैसे, स्टिल विल, इट मींस जब आपके शॉर्ट वाउल या लॉन्ग वाउल साउंड जो है वो रिपीट होता है इन द कंसेक्यूटिव वर्ड्स, तो आप कंसेक्यूटिव लाइंस या आप कह सकते हो सेम लाइन के अंदर किसी भी वर्ड के अंदर जब आपको वाउल साउंड रिपीट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसोनेंस कहते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, बट स्टिल विल कीप, यहां पे नहीं है, किप नहीं है, किप होता तो होता, यहाँ पे कीप, यहाँ पे शॉर्ट नहीं लॉन्ग वाउल ई का साउंड आ रहा है। बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। बावर का मतलब क्या होता है, प्लेजेंट शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, यानी आप कह सकते हो शेल्टर जो देते हैं। तो ब्यूटी क्या करती है, ब्यूटी कभी भी नथिंगनेस में पास नहीं होती, मतलब उसकी वर्थ कभी भी खत्म नहीं होती, वो कभी जीरो नहीं होती, बल्कि स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये हमें क्या करती है, हमारे ऊपर एक ठंडी छाया या आप कह सकते हो एक ऐसा सुकून भरा जो है हमें बावर देती है, यानी शेल्टर देती है। और एंड द स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, यानी जिसके अंदर रह करके, यानी जिसकी छांव में रह करके हमें स्लीप लेते हैं, यानी फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स हम लोग देखते हैं, अच्छी हेल्थ को एंजॉय करते हैं, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हम गहरी अच्छी सांस लेते हैं।
यानी जो ब्यूटी है उसके अंदर हमें घुटन महसूस नहीं होती। जो ब्यूटी है उसके अंदर जो है हम लोग जो है एक ठंडी गहरी सांस, अच्छी हेल्थ, स्वीट ड्रीम्स और अच्छे स्लीप को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। इट मींस ब्यूटी वो चीज है जो आपको शेल्टर देती है, जो आपको जो है कड़ी धूप में आप कह सकते हो शेडी बावर का काम करती है, वही असली ब्यूटी है। वो कभी भी फेड नहीं होती, वो कभी भी नथिंगनेस नहीं होती, उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। हमेशा आपको वो क्या करती है, जॉय फील करवाती है, खुशी देती है। Therefore, on every morrow, are we, morrow means tomorrow, ठीक है, are we wreathing a flowery band to bind us to earth? Spite of मतलब in spite of की बात हो रही है। Despondence मतलब despair मतलब निराशा। of the inhuman dirt, inhuman dirt का मतलब क्या होता है कि lack of human qualities, मैं यहां पे लिख देती हूं मीनिंग साथ साथ में, ठीक है। ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, ओवर डार्कन्ड मतलब इल, जो बुरे जो आपके वेज होते हैं, मेड अवर सर्चिंग, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां तक हम लोग कवर कर चुके थे, ब्रीदिंग तक। देयरफॉर, इसलिए हर सुबह, यानी ऐसी ब्यूटीफुल चीजें जो हैं जो हमें हमेशा हैप्पीनेस फील करवाती हैं, वो इस धरती पर मौजूद हैं। इसलिए हर सुबह आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, कि हम जो है हर सुबह उठ करके क्या करते हैं, ऐसे जो है फ्लावरी बैंड को रीड करते हैं। फ्लावरी बैंड को रीड करना मतलब हम जो है फूलों से बनी माला के रूप में जो है उसको संजोते हैं, ताकि क्या हो, वो चीज जो है हमें बाइंड करके रख सके अर्थ के साथ। तो आप इस चीज को यूं समझेंगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं धरती के ऊपर जो कि हमें क्या महसूस करवाती है, यानी इंस्पाइट ऑफ एनी डेस्पोडेंट्स, मतलब डिस्पेयर के बाद, ग्लूमी डेज के बाद, बहुत ज्यादा सोरो एंड पेन के बाद, कुछ चीजें भगवान ने ऐसी बनाई है दुनिया में जो हमें क्या देती हैं, वो हमें सुकून देती हैं और इस धरती से हमें क्या है, कनेक्टेड फील कराती है। बाइंड करने का मतलब क्या है कि वो हमें धरती से जोड़े रखती हैं, जैसे कि एक फूल दूसरे फूल को जोड़े रखता है गार्लैंड बनाने के लिए, माला बनाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस पैराग्राफ में वो क्या कहना चाहते हैं कि therefore or every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy over darkened ways made for our searching। यानी कि चाहे हमने made for our searching, searching का मतलब क्या है कि जो भी चीज, जो भी मंजिल हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे हमने जो है उसके लिए कोई भी अनहेल्दी, यानी कोई भी जो है अनफेयर मीन्स यूज किए हों, या कोई इल जो है वेज यूज किए हों, और फिर भी जो है यानी इतना बुरा करने के बाद भी जो है कुछ चीजें हैं इस धरती के ऊपर जो हमें उस धरती से जोड़े हुए हैं, हमें बाइंड किए हुए हैं। अब देखिए, इसको हम फिर से समझते हैं। Therefore on every morrow are we wreathing flowery band to bind us to earth। इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंट्स, यानी निराशाओं के बावजूद भी हमें पता है धरती पर लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, यानी आपको पता है कि इन द रिसेंट डेज आप देखते हो कि लोगों में जो है इंसानियत खत्म होती जा रही है। तो ये बहुत पुरानी बात है। देखिए, कब 19th सेंचुरी की बात चल रही है और आजकल हम लोग जो है 2026 में है। तो आप देख लीजिए कि उस टाइम पे जो बात थी वो आज हमारे सामने जो है सच होती नजर आ रही है कि हम कैसे इनह्यूमन होते जा रहे हैं। हमारे अंदर जो है बिल्कुल भी EQ लेवल नहीं बचा है, हम लोग के अंदर काइंडनेस नहीं है जो एक ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए। तो कैसे जो है इन मोरल वैल्यूज जो है इनका डीके हो रहा है, बट फिर भी जो है कुछ चीजें हैं जो हमें क्या कर रही हैं, इस धरती से जोड़े रखी हुई। यानी लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज के बावजूद नोबल नेचर्स का भी लैक है, ग्लूमी डेज है, अनहेल्दी यानी कि अनफेयर मीन्स यूज कर रहे हैं हम लोग अपनी सक्सेस को पाने के लिए, ठीक है। फिर भी yes in spite of all some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits। पॉल का मतलब है कि जो आपकी लाइफ में डार्क क्लाउड्स, यानी जो आपके कह सकते हो आपकी लाइफ में जो डार्क कवर है, या डार्क कह सकते हो डार्क स्पिरिट्स के लिए यूज किया। यहाँ पे आप ये यूज कर सकते हो, रुकिए। पॉल का मतलब है कि जो आपकी लाइफ में जो अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, यानी जो आपकी लाइफ में डार्कनेस है,
जिसने आपको जो है ढके हुआ है, यानी आपकी लाइफ जो है पूरे तरीके से इन बुरी इल चीजों से जो है कवर्ड है, फुल ऑफ जो है इविल थिंग्स आपकी लाइफ हो चुकी है, बट स्टिल जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको इन डार्क स्पिरिट से उठा करके एक ऐसे जो है रिलीफ भरे एनवायरमेंट में ले जाती हैं, जो कि किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। तो देखिए सम शेप ऑफ ब्यूटी, और वो उनको क्या कहा है? सम शेप ऑफ ब्यूटी कहा है। यानी ये वो शेप ऑफ ब्यूटी है जो इन सब चीजों के होने के बावजूद भी आपके स्पिरिट को, डार्क स्पिरिट को क्या करती हैं? उस श्राउड से, डार्कनेस के श्राउड से परे ले जाती हैं, आपको साई ऑफ रिलीफ महसूस करवाती हैं। सो आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा। इस पैराग्राफ में जो है जो भी लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं मैंने डिस्कस कर दिए हैं आपके साथ। अब देखिए यहाँ पे एक और अपना रह गया है फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे देखिए लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे कौन सा रह गया? देखिए यहाँ पे न साउंड और यहाँ पे भी न साउंड। अब आपको पता है न और न जो है वो एक ही लाइन के अंदर रिपीट हुआ है और इसको कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलिट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एलिट्रेशन है। और यहाँ पे क्या था हमारे पास? स्टिल और विल, ये हमारा एसोनेंस था। अब देखिए और कहीं भी आपको नजर आ रहा है तो आप खुद भी जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कहीं और नजर आए तो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, देखिए यहाँ पे मेटाफर यूज था बावर क्वाइट, यानी यहाँ पे ब्यूटी को कंपेयर किया गया शेड से, और पॉल को जो है कंपेयर किया गया है आपके ग्लूम से। आपका जो दुख है, जिन दुखों से आप घिरे हुए हो, उनसे जो है आपको ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स जो लाइफ में गॉड ने आपको प्रोवाइड करवाए हैं वो आपको इनसे परे ले जाते हैं। एलिट्रेशन नोबल नेचर्स में है। बैंड टू बाइंड में भी देखिए वर्ब और साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपका क्या है? एलिट्रेशन। और ऑफ जो है देखिए इसके अंदर ऑफ ऑफ जो यूज हुआ है यहाँ पे ऑफ, यानी दो लाइनों के अंदर जो है पहली लाइन में ऑफ नोबल नेचर, दूसरे में ऑफ ऑल द अनहेल्दी, तो यहाँ पे ये एनाफोरा यूज हुआ है। तो आपको पता है जब सेम वर्ड से दो लाइनें, कंसेक्यूटिव लाइंस जो हैं वो सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एनाफोरा कहते हैं। आई होप यू गॉट दिस स्ट्रेंजा। थोड़ा सा आपको अच्छे से जो है इसको स्टडी करना है एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो यू कैन विजिट माय टेलीग्राम चैनल, सेम नेम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहां पे सेम पीडीएफ जो है मैं प्रोवाइड करवा दूंगी आपको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, देखिए सेकंड जो है आपका यहां पर इस स्टेंजा में लाइन नंबर 13 टू 24 है। इसमें आप देखिए अब यहाँ पे कौन कौन से जो शेप ऑफ ब्यूटी की बात की गई है, यानी जो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम से उभारने के लिए गॉड ने हमारे सामने कुछ एलिमेंट्स प्रोवाइड करवाए हैं। वो क्या काम करते हैं? वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें जोड़े रखते हैं इस दुनिया से, इस अर्थ से बाइंड करके रखते हैं। और वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो हम इस स्टेंजा में देखेंगे। देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। यहां पर है सबसे पहले सच द सन। दीज आर द एग्जाम्पल्स, जो इमेजरी यूज की गई है जिसकी वजह से हम लोग जो हैं जॉन कीट्स को सेंशुअस पोएट कहते हैं। तो देखिए कौन कौन सी इमेजरी यूज की है यहाँ पे। यहाँ पे सन की इमेजरी है, मून की इमेजरी है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग की बात हो रही है ना। यहाँ पे ग्रीन वर्ल्ड की बात हो रही है, डेफोडिल्स की बात हो रही है, क्लियर रिल्स मतलब जो छोटे छोटे जल धाराएं हैं उनकी बात हो रही है ना। फिर उसके बाद देखिए फॉरेस्ट ब्रेक, यानी जो घना जंगल है उसकी बात हो रही है। मस्क रोज, यहाँ पे देखिए आपकी जो मस्क रोज मतलब आपको रोज की खुशबू सी आएगी, तो मस्क रोज यहाँ पे भी ये आपका एग्जाम्पल है जो है आपका इसका इमेज विजुअल नहीं, ये उसका हो जाएगा। ऑल फैक्ट्री जो है काइंड ऑफ इमेजरी है यहाँ पे। सच इज ग्रैंडोर ऑफ द डूम्स, और ग्रैंडोर ऑफ द डूम्स मतलब जो आप कह सकते हो एक ग्रैंड जो डेथ है जिनको हासिल हुई, यानी जो देश के लिए मार्टियर हुए हैं, जिन्होंने एक शान के साथ जो है इस दुनिया को अलविदा कहा है, तो ग्रैंडोर ऑफ द डूम्स। तो ये सारे के सारे जो इमेजरी हैं आपके सामने, इसको कहते हैं हम लोग इस इमेजरी को कि विजुअल इमेजरी या आप ऑल फैक्टर इमेजरी, साउंड इमेजरी। तो इस तरीके से जो है कह सकते हैं कि जॉन कीट्स जो थे वो हमारे सेंशुअस पोएट है, क्योंकि वो हमारी 5 सेंसेस को इवोक करते थे। और यहाँ पर हम लोग इस स्टेंजा के अंदर अब आगे बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसी शेप ऑफ ब्यूटी हैं जो हमें इस धरती से बाइंड किए हुए हैं, जो हमें अपने स्ट्रेनियस जो है लाइफस्टाइल से कुछ टाइम के लिए एस्केप करने में हेल्प करते हैं। तो वो देखिए ये सब हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। So let's discuss such the sun, यानी वो शेप ऑफ ब्यूटी कौन है, जैसे कि सन, मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। तो देखिए कौन,
ट्रीज ओल्ड एंड यंग। तो यहाँ पे देखिए ओल्ड का ऑपोजिट यंग हो गया, तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? ऑक्सीमोरोन। आपको पता है दो ऑपोजिट वर्ड जो हैं एक साथ गिवन हमें जब होते हैं तो उसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस होता है? ऑक्सीमोरोन। जैसे यंग का ओल्ड। स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप, यानी मून हो गया, सन हो गया, ट्रीज हो गए, यंग चाहे वो पुराने ट्रीज हो चाहे वो न्यू ट्रीज हो, ये क्या करते हैं? स्प्राउटिंग अ शेडी बून। किसको? सिंपल शीप। यहाँ पे सिंपल शीप जो है वो मेटाफर यूज किया गया है जो इनोसेंट पीपल होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो कहते हैं ये जो चांद सितारे हैं, जो ये हमारे ट्रीज हैं, जो हमारे जो है यंग या ओल्ड हैं, ये क्या करते हैं? जो इनोसेंट पीपल हैं उन लोगों को क्या देते हैं? ये शरण देते हैं, शेडी बून देते हैं। यानी ये ब्लेसिंग्स हैं काइंड ऑफ। किसके लिए ये ब्लेसिंग्स हैं? उन इनोसेंट पीपल के लिए जो इस दुनिया में परेशान हो चुके हैं, जो सफरिंग्स को झेल रहे हैं, उनको एस्केप चाहिए, तो उनके लिए क्या है? ये वरदान का काम करते हैं। तो देखिए कौन कौन करते हैं? सन, मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, ये क्या करते हैं? शेडी बून का काम करते हैं, ब्लेसिंग का काम करते हैं। किसके लिए? सिंपल पीपल यानी इनोसेंट लोग जो कि इस दुनिया से परेशान हैं। Such are daffodils with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make. Against, इसका मतलब क्या है? Against, इसको मैं कंप्लीट लिख देती हूं। The hot season, the mid forest break, rich with the sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms. अब देखिए कह रहे हैं कि ये चीजों के साथ साथ डेफोडिल्स भी हैं, यानी एग्जाम्पल चल रहे हैं यहाँ पर। डेफोडिल्स हैं विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, यानी वो इनोसेंट पीपल जो ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं, जहां पे डेफोडिल्स हैं, जहां पे छोटे छोटे जो है क्लियर जल धाराएं हैं, यानी स्ट्रीम्स हो गई यहाँ पर। रिल्स का मतलब छोटी छोटी नदियां या स्ट्रीम्स हो गई, झरने हो गए। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवच मेक। कूलिंग कवच का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? हिडन कूलिंग शेल्टर। मतलब कवच, कूलिंग कवच मतलब जो आपको क्या देते हैं? ठंडक का एहसास कराते हैं, है ना। कूलिंग कवच का मतलब क्या है? कि वो आपको हिडन कूलिंग शेल्टर देते हैं। यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीनिंग देखना चाहे तो साथ में गिवन है। That for themselves a cooling covert make against the hot season, यानी जो दूर दूर तक जो है चल कर आ रहे हैं, हॉट सीजन है, बहुत ही गर्मी वाला जो है सीजन है, और उसमें अचानक से जो है आपको किसकी? आपको जो है क्लियर रिल्स की जो है साउंड मिल जाए, तो आपको लगेगा कि हाँ झरना पास में है, ठंडक देने के लिए हमें काफी है। तो इट मीन्स जो है ऐसी चीजें हैं दुनिया में जो भगवान ने हमें प्रोवाइड करवाई हैं, जो कूलिंग इफेक्ट जो है देती हैं हमें हॉट सीजन में। और कहां पर? द मिड ऑफ फॉरेस्ट ब्रेक, यानी और कहां पर ये क्लियर रिल्स जो है हमें कूलिंग कवच देती हैं? फॉरेस्ट ब्रेक, यानी घने जंगलों में, जहां पे आपको कोई भी जो है ऐसा कोई रिलीफ का कोई साधन नजर नहीं आता, वहां पर ये क्लियर रीफ जो है, रिल्स जो हैं, वो आपको क्या देती हैं? वो आपको ठंडक महसूस करवाती हैं। रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और कुछ जो है ऐसी जैसे कि आपके ऊपर, यानी ऐसी आपको महसूस होगा जैसे कि रोज की यानी गुलाब की पंखुड़ियों से जो है खुशबू से भरे हुए ये रिल्स जो हैं आपके लिए ठंडक का काम कर रहे हैं। एंड सच इज टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, और इस प्रकार से वो कहते हैं कि ब्यूटी तो उस चीज में भी है, यानी ये तो ब्यूटी है ही है, ये तो हमें जो है जॉय फील करवाती है। इसके अलावा भी इन्होंने कहा कि डेथ भी समटाइम्स हमें क्या करवाती है? हमें जॉय फील करवाती है। अब देखिए डेथ जो है कैसे जॉय फील करवा सकती है? देखिए लिखा हुआ है ना, एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। तो देखिए ग्रैंडर ऑफ द डूम्स का मतलब क्या है? कि जो इस दुनिया को विदा कह गए हैं, यानी जो डेड हीरोज हैं, अगर आप उनको रिमेंबर करते हो तो आपके अंदर जोश और पैशन आ जाता है। इट मींस वो भी तो आपके लिए एक जॉय और पैशन, आप कह सकते हो जॉय को जो है फील करने का एक जरिया है, माध्यम है। तो आप कह सकते हो सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड all lovely tales that we have heard or read, and endless of fountain of immortal drink pouring on to us from the heaven brink. तो ये लास्ट 2 लाइन्स हैं आपकी, 24 लाइन्स यहाँ पे कवर हो जाती हैं। Such too is the grandeur of the dooms. We have imagined for the mighty dead. अब देखिए यहाँ पे ये grandeur of the dead एंटीथेसिस है। देखिए कोई अगर डेथ किसी की हुई है तो उसमें आपको जॉय कैसे फील हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ये थोड़ी सी बात आपको अटपटी लगेगी कि कोई किसी की डेथ हो रही है और आपको जॉय फील हो रहा है ना। तो इट मीन्स ये यहाँ पे क्या है? एंटीथेसिस है। ये इसको इस तरीके से आप समझें कि जो डेड हीरोज हैं, जो अपने पीछे जो है बहुत लीजेंड जो है, लीजेंडरी हीरोज जो अपने पीछे जो है बहुत बड़ी बड़ी गाथाएं छोड़कर चले गए हैं,
जिनको पढ़ करके, चाहे सुन करके या उनको जो है देख करके जो हमें जॉय फील होता है, उस जॉय की यहाँ पर बात की गई है। तो कह रहे हैं, एंड सच टू इज द ग्रैंडोर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heaven brink। तो ये कहते हैं कि इस तरीके से जो ये डेड, माइटी डेड जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमें जॉय फील करवा रहे हैं। और ये वो चीजें हैं जो हमें धरती से क्या करती, चाहे उनको हमने सुना हो, चाहे उनके बारे में हमने रेड किया हो, कुछ भी किया हो, बट स्टिल जो है हमें जॉय फील करवाते हैं। इट मीन्स ऐसी भी दुनिया में चीजें हैं जो ब्यूटी को जो है क्या करती हैं, वो ब्यूटी को डिफाइन करती हैं, चाहे वो किसी की डेथ हो, यानी मार्टियर डेथ हो, या फिर किसी की जो है कोई सन हो, कोई मून हो, ओल्ड या यंग ट्रीज हो, कोई भी चीज दुनिया में जो आपको रिलीफ दे, वो क्या है, वो एक ब्यूटी का एग्जाम्पल है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग। तो ये जो सारी चीजें जिनकी हम बात कर रहे थे अभी तक, ये सारी की सारी क्या है, ये एक तरह से फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक है। यानी पोइट कहते हैं कि एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, कि ये जितने भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किए हैं, ये भगवान के द्वारा दिया गया क्या है, ये हमारे लिए इमॉर्टल ड्रिंक है। इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सिलियर कह सकते हो, या इसको हिंदी में अमृत कहते हैं। यानी ये हमारे लिए अमृत के समान है। ये सारी की सारी चीजें क्या है, हमारे लिए इस जहर भरी दुनिया में अमृत के समान है, जो कि उस परम पिता परमात्मा के द्वारा हेवन से हमारे ऊपर क्या की गई हैं, पोर की गई हैं। सो आई होप ये स्टेंजा जो है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इन सब ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे ग्लोरीफाई करके जो पोएट हैं वो हमें ये बताना चाहते हैं कि इस धरती पर सरवाइव करने के लिए जो सफरिंग से भरी हुई जो लाइफ है, जो पेन से भरे हुए जो हमारे डेज हैं, उनको जो है गॉड के द्वारा दिए गए इस अमृत रूपी ऑब्जेक्ट्स यानी जो ब्यूटी है, ये हमें क्या करते हैं, हमारी लाइफ को सुंदर बनाते हैं, हमें इस धरती से जोड़े रखते हैं। आगे देखिए, मेटाफर जो है एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, यहाँ पे क्या यूज किया गया है, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक कहा है उन्होंने इन ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को, तो ये मेटाफर है क्योंकि इसमें नेचर की ब्यूटी को कंपेयर कर दिया है एक्सिलर या अमृत के साथ। एक्सिलर क्या होता है, एलिक्सर क्या होता है, सॉरी, अमृत, यानी जो आप बात करते हो विष और अमृत वाली। इमेजरी क्लियर रिल्स की, मस्क रोजेस की, सिंपल शीप की, तो इसमें आपके अंदर जो है आपके जो इमोशंस हैं या आपकी जो सेंसेस हैं वो इवोक हुई हैं, तो आप कह सकते हो इसमें इमेजरी का यूज हुआ है। एलिट्रेशन स, और कूलिंग और पोवेट में भी आपको जो है, देखिए यहाँ पे क का साउंड और यहाँ पर भी क का साउंड, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, आपका क का साउंड रिपीट हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे एलिट्रेशन है। ठीक है, और ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रीम्स जिनको अंडरलाइन किया है, ये सारी की सारी आपकी इमेजरी हैं। इसमें एंटीथेसिस है, या आप कह सकते हो माइटी डेड के अंदर भी पैराडॉक्स है, ये पैराडॉक्स या एंटीथेसिस इसके अंदर यूज की गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि आप देख रहे थे कि इसकी राइम स्कीम के बारे में, तो हमने पहले वाले स्टेंजा में देखी नहीं, चलो पहले वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेंजा से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एवर नेवर, इट मीन्स इसकी ए और ए, कीप स्लीप यानी बी और बी, ब्रीदिंग रीदिंग सी सी, अर्थ डर्थ डी डी, डेज वेज ई ई, और ऑल फॉल एफ एफ। इट मीन्स इस तरीके से जो है इसकी ए बी बी सी सी डी डी, इस तरीके से कपलेट में जो है इसको लिखा गया है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ये पोम जो है आपकी वो हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। तो देख लीजिए कपलेट का मतलब क्या है, ये देख लीजिए इस तरीके से, ये यहाँ पर पेयर में है, कपलेट में है, ठीक है, हीरोइक कपलेट में, और आयम्बिक एम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा गया है। तो हेंस प्रूव्ड ना कि इसकी राइम स्कीम सच में जो है ए बी बी सी सी डी डी ई ई, इस तरीके से ये जो है चलती रहेगी। तो इसको हीरोइक कपलेट और एम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है बाय द जॉन कीट्स। आई होप यू एंजॉयड द पोम। एंड आपने जो है अब तक अगर सारी वीडियोस नहीं देखी हैं आरपीएससी ग्रेड 2 से रिलेटेड, तो यू शुड वॉच दैट वीडियोस, दैट वुड हेल्प यू इन द एग्जाम। आपको जो है लाइन बाय लाइन मैंने आपको सारी पॉम्स जो पढ़ाई है, चाहे वो चाहे वो वर्ड्सवर्थ की पॉम हो, चाहे वो कोई भी आपकी जो है विलियम शेक्सपियर की पॉम हो, आपने सारी जो है एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उन प्लेलिस्ट पे विजिट करना है। जो आपको डिफिकल्ट लगती है उस पॉम को आपने जो है कोशिश करना है मेरे से समझने की, और आई होप यू विल एंजॉय दैट।
आपको अच्छी लगेगी, लाइन टू लाइन मैंने उसको कोशिश की है कि मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाऊं। अगर आपको सारी पीडीएफ चाहिए तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको लिटरेचर आईक्यू एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल के थ्रू सारी जो पीडीएफ जो अब तक मैंने क्लासेस ली हैं उनकी प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड टेक केयर, डू स्टडी, वर्क हार्ड, and see you tomorrow then. Thank you so much.